हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी घर पे रहकर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आशा करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो एग्ज़ाम के हिसाब से चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि अपने पिछली क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उत्तोलक, वो अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। ये पूरा जो अध्याय है सरल मशीनें एवं उत्तोलक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये जो उत्तोलक है, लीवर जो टॉपिक है, अगर आप आगे पढ़ाई करते हो आईटीआई के बाद में भी, अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी आप जाते हो, तो ये जो टॉपिक है लीवर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छी तरह से यहीं समझ ले तो अच्छी बात है। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा कि उत्तोलक जो है दो प्रकार के बताए थे अपन ने, सीधी छड़ वाले और मुड़ी छड़ वाले। सीधी छड़ वाले जो है तीन प्रकार के बताए थे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी उत्तोलक बताए थे अपन ने। और उसका सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, चाहे सीधी छड़ वाले हो चाहे मुड़ी छड़ वाले हो, एक ही फॉर्मूला लगेगा, लोड गुना लोड भुजा बराबर प्रयास गुना प्रयास भुजा। ठीक है। तो और अपन ने इनके सवाल भी किए थे। ठीक है। और मुड़ी छड़ वाले के भी अपन ने सवाल कर लिए थे। ठीक है। ये सवाल अपन ने किए थे। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे अपन ने बताया था तो भाई लोड का मान ज़्यादा है तो लोड भुजा की लंबाई क्या होगी? कम होगी। तो प्रयास अपने को कम लगाना पड़ेगा, कब? जब प्रयास भुजा की लंबाई ज़्यादा हो। ठीक है। और लोड भुजा का मान कम है, लोड का मान कम है तो लोड भुजा का मान ज़्यादा होगा। ठीक है। और प्रयास ज़्यादा लगाने पड़ेगा, प्रयास ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कब लगाना पड़ेगा? जब प्रयास भुजा की लंबाई जो है वो कम हो। ठीक है। ये जो भुजा है ये 16 सेंटीमीटर ही है और ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। और 20 किलो का अपन इस तरफ जो है वजन लटका हुआ है और यहाँ पे अपन प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है भाई यहाँ पे प्रयास कितना लगाना पड़ेगा इसको इस तरफ खींचने के लिए। तो यहाँ पे भुजा की लंबाई कम है तो अपना जो है प्रयास कितना होगा? 20 से ज़्यादा ही होगा। 20 से ज़्यादा अपन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट ही अपन बता सकते हैं भाई, यहाँ भुजा की लंबाई से कंपेयर करके बता सकते हैं भाई लोड भुजा की जो लंबाई है वो ज़्यादा है और प्रयास भुजा की जो लंबाई है वो कम है। इस वजह से 20 से ज़्यादा ही प्रयास लगेगा। और इसका आंसर भी देखो 37.5 किलो आ रहा है। ठीक है। अब चलते हैं, जैसा कि अपन ने बताया था लास्ट क्लास में, अपन ने बोला था कि भाई इसके अपन सवाल करेंगे। और जो अपन ने व्हील और एक्सेल के सवाल एक भी नहीं किए थे इसमें पूरे जो है सेशन में, अपन ने इसके बिल्कुल भी सवाल नहीं किए थे। तो आज इसके सवाल करते हैं। तो पहला सवाल ये कह रहा है, एक व्हील तथा एक्सल का प्रयोग 240 किलो भार उठाने के लिए किया जाता है। तो भार कितना है? 240 किलो। ठीक है। और उपयोग क्या ले रहे हैं? व्हील और एक्सल। ठीक है। तो व्हील की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तथा एक्सल की 10 सेंटीमीटर है। जब व्हील पर 75 किलो का बल लगाया जाता है तब भार स्थिर वेग से बढ़ता है। मतलब उस पर अपन 75 किलो का बल लगा रहे हैं तब जो है भार स्थिर वेग से बढ़ रहा है। तो मैकेनिकल लाभ और वेग अनुपात ज्ञात करो। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो अपन इस सवाल को इस डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हील और एक्सल की सहायता से कितना लोड उठा रहा है? ये लोड जो है यहाँ पे लोड का मान कितना है? 240 किलो। और यहाँ पे व्हील का व्यास कितना है? ये व्हील है, इसका व्यास है, ये व्हील लिखा हुआ है, इसका व्यास है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और एक्सल का व्यास कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अपने को क्या बताया है कि एक तो वेगानुपात का जो, एक तो क्या निकालना है? वेगानुपात ही निकालना है। तो वेगानुपात का जो फॉर्मूला है वो क्या है? D/D। ठीक है। वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं ना इसको। तो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला है व्हील और एक्सल के लिए D/D है। बड़ा डी तो व्हील का व्यास हो गया और छोटा डी जो है
एक्सल का व्यास हो गया। तो निकाले तो क्या आएगा, 50/10 यानी 5 आएगा इसका वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो का कोई जो है मात्रक नहीं होता, अपने को पता है। तो 5 अपन यहाँ डायरेक्ट यहीं इसी से भी निकाल सकते हैं। सेकंड जो वैल्यू है यहाँ ऑप्शन में 3.2,5 लिखा हुआ है। 3.2 तो मैकेनिकल लाभ है और 5 जो है वो वेगानुपात है। तो यहाँ पे 6 देर का, यहाँ 7 देर का, यहाँ 8 देर का वेगानुपात, तो अपने कितना आया, 5 आया। तो अपन ये डायरेक्ट वेगानुपात से भी निकाल सकते हैं कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। लेकिन अपन कंफर्म करने के लिए जो है मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल लेते हैं। तो जो अपने मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है क्या है, मैकेनिकल जो लाभ है उसका फॉर्मूला क्या है, W/P। ठीक है, W जो भार है, ठीक है, और P क्या है, प्रयास। तो प्रयास कितना देर का है यहाँ पे, 75 kg लिखा हुआ ना, व्हील पर 75 kg का बल लगाया जाता है। तो व्हील से क्या जुड़ा है, एफर्ट जुड़ा है ना, ये डायग्राम से देख सकते हैं, एफर्ट जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा, W 240/, और एफर्ट कितना है, 75। तो 240 में 75 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ये लगभग 3.2 समथिंग ही आएगा। ठीक है, भाग देने पे यही आएगा। ठीक है, या फिर इसको काट के देख लो, 5 से काट लो, 5 एकम 5 और 5 25, और ये कट जाएगा 5 चौक 20, 5 वाटा 40। ठीक है, अब इसको काट लो 3 से, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 3 छंग 18, तो 16/5। तो 5 तेरी 15, 10 लगाया, कितने हो गए 10, और 2 बार गया 3.2, क्या आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। तो अपन ने देखा भाई वेगानुपात कैसे निकालते हैं। वेगानुपात जो है व्हील एंड एक्सल का जो वेगानुपात D/D से निकलता है, और मैकेनिकल एडवांटेज जो है W/P से निकलता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे सवाल आप कर सकते हो एग्ज़ाम में, अगर आए तो बहुत इजी कर सकते हो। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, किसके बारे में पूछा, व्हील एंड एक्सल के बारे में पूछा है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। ठीक है, अगर डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल पूछता, जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने, अगर आप ये देखना चाहते हो भाई डिफरेंशियल जो है, ठीक है, डिफरेंशियल जो व्हील है, व्हील एंड एक्सल है, उसका जो वेलोसिटी रेशियो क्या है, उसका होता है 2D/D1 - D2, ये होता है। ठीक है, डिफरेंशियल का, जहाँ डिफरेंशियल लिखा हुआ है वहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और उसमें सवाल में क्या अंतर आएगा, व्हील तो एक ही रहेगा, लेकिन एक्सल जो है 2 हो जाएगी। एक्सल का डाया 2 बार देर का होगा अपने को। ठीक है, 2 एक्सल का डाया देर का होगा, और व्हील एक ही रहेगा, बस इतना फ़र्क आएगा। बाकी सवाल वो का हुए रहना है, मैकेनिकल एडवांटेज वो का हुए रहना है। ठीक है, केवल वेलोसिटी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल है स्क्रू जैक पे, जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस पे है, स्क्रू जैक पे। तो मैंने हर टाइप के एक एक सवाल लिया है ताकि आप समझ सकें। तो व्हील एंड एक्सल का सवाल आप कर सकते हो। अब चलते हैं स्क्रू जैक के सवाल पे। किसी स्क्रू जैक की दक्षता, यहाँ पे अपने को एफिशिएंसी दे रखी है स्क्रू जैक की 75% है, और इसका यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल जो एडवांटेज है वो 20 है। 30 किलो के बल के द्वारा उठाए जाने वाले भार को ज्ञात करो। मतलब अपना जो ये 30 किलो क्या दे रखा है, प्रयास दे रखा है। प्रयास का मान कितना दे रखा है, 30 किलो। ठीक है, यानी P दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, ये P दे रखा है। और अपने को पूछा क्या है, W पूछा है। W यानी भार, भाई भार कितना उठा सकते हैं वो पूछा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, दक्षता यानी एफिशिएंसी, नीटा जो कहते हैं अपन, वो दे रखी है 70%। और यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या पता है, अगर वेलोसिटी रेशियो पूछता तो अपने पास जो है
पता होता है कि भाई वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला क्या होता है, स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला 2πL/p, यही होता है, 2πL/p होता है। एल लेंथ होती है यहाँ पे किसकी, लीवर की, जो हैंडल होता है जिसको अपन पकड़ के स्क्रू जैक को घुमाते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई होती है एल, और पी होता है प्रयास, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी रेशियो तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है, वेट पूछा केवल, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, यहीं से निकल जाएगा अपना, ज़रूरत ही नहीं है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, W/P, यही होता है। और मैकेनिकल एडवांटेज 20 दे रखा है, W का मान पूछा है, और P कितना दे रखा है अपने को, 30, ठीक है। तो W बराबर क्या जाएगा, 20 गुणा 30, तो कितना हो जाएगा ये, 600 kg। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन अपने को दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दक्षता का अपने कोई काम नहीं आ रहा है, ये केवल घुमाने के लिए देते हैं बच्चों को, ताकि वो सवाल को देख के घबरा जाए और सवाल को छोड़ दें। तो ऐसा अपने को घबराना नहीं है, केवल अपने को ध्यान रखना है कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज, भाई बाहर पूछा है, प्रयास दे रखा है, मैकेनिकल एडवांटेज दे रखा है, तो फिर चाहिए क्या, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। अगर ये सवाल दक्षता को देख के अपन घबराएं तो ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है घबराने की, ठीक है। तो सवाल तो इजीली बहुत सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, और मेन परीक्षा जो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं टेक्नीशियन में। तो ये ध्यान रखना कि जो है इफ़िशियंसी देर की हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछा क्या है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। सवाल को पढ़ो, एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ो, और जो ये सवाल आप प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको ये जो है झिझक खुलेगी, क्योंकि गणित से सब जो है दूर भागते हैं, उसको समझना कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो गणित को उससे भागो मत, उसको समझो, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सवाल जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिया है, और एक मिलान वाला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ताकि ये सवाल भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकली ज़्यादा नहीं पूछते, न्यूमेरिकल 1-2 ही आते हैं, बाकी जो है थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। मिलान वाले सवाल भी आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने सारे कॉम्बिनेशन ही लिए हैं। तो तीसरा सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए लीवर का प्रकार है। ये जो लीवर दे रखा है, यहाँ पे क्या है, फलक्रम है, ये जो लगा हुआ फलक्रम है, यहाँ पे लोड लगा हुआ और एफर्ट लगा रहे हैं अपन बीच में से लगा रहे हैं ना एफर्ट। तो कौन से टाइप का होता है ये, तो फर्स्ट के यहाँ पे अगर मैं बोलूँगी, फर्स्ट जो यहाँ पे फर्स्ट से लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर जो होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में होता है फलक्रम जो है बीच में होता है, कहाँ होता है, बीच में होता है। ये जो फलक्रम है ये कहाँ होता है, बीच में होता है, किसके, जो इफ़र्ट है, यहाँ इफ़र्ट मान लो, ये इफ़र्ट है, इफ़र्ट और लोड के बीच में होता है, ठीक है। इफ़र्ट और लोड के बीच में होता है कौन है, फलक्रम, किसमें, प्रथम श्रेणी में। तो ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे, तो प्रथम श्रेणी तो नहीं हो सकता, ये फलक्रम तो क्या है, कोने में दिख रहा है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी वाले क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर जो है फलक्रम, वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, फलक्रम तो कोने पे ही होता है, ठीक है, फलक्रम जो है वो तो कोने पे रहेगा, लेकिन बीच में क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, लोड होता है, और ये कोने पे क्या होता है, इफ़र्ट होता है, ठीक है। प्रयास जो है वो यहाँ इस कोने पे लगाया जाता है, लोड बीच में होता है, और कॉर्नर पे क्या होता है, फलक्रम होता है, यानी ठीक है, आलम्ब जिसको अपन बोलते हैं वो कोने पे होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, सेकंड ऑर्डर है नहीं, और अपन ने जैसा कि पढ़ा भाई 3 ही जो है टाइप होते हैं, जो मुड़े उत्तोलक होते हैं, सीधी छड़ वाले जो उत्तोलक होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। चौथा टाइप तो होता ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, तृतीय श्रेणी उत्तोलक इसका आंसर होगा, ठीक है। लोड एक तरफ होता है, बीच में से उठाया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा, तृतीय श्रेणी उत्तोलक। फिर है चौथा क्वेश्चन, कह रहा है विभिन्न उत्तोलकों को उनके उदाहरणों से समतुलित करें, ठीक है। सम्मिलित कैसे करेंगे, मिलान वाले सवाल है, तो सिंपली वही है, उत्तोलक के बारे में पूछा है, सीधी छड़ वाले प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है। ये उदाहरण दे रखे इधर, सरवत्ता, हैंडपंप का अत्ता और चिमटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा आंसर,
तो जैसा कि अपन ने पढ़ा, प्रथम श्रेणी जो उत्तोलक है, ठीक है, या फिर उदाहरण से लें, क्योंकि ऑप्शन जो है इस प्रकार से दे रखा है A B C, ठीक है, आंसर नंबर में आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए सरोता। तो सरोता किस टाइप का है, द्वितीय श्रेणी के प्रकार का है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। ए का मिलान किससे होगा, 2 से, ओके। क्योंकि सरोता जो आरी होती है लकड़ी काटने की, उसको कहते हैं सरोता, ठीक है। तो उसको जो है द्वितीय श्रेणी में ही बोला जाएगा, क्योंकि जो है लास्ट से पकड़ा जाता है उसको, ठीक है, और लोड जो है बीच में होता है, ठीक है, और फलक्रम जो है कॉर्नर पे होता है, ओके। या फिर कैरी काटने वाला मान लो, देखा होगा, सब्जी काटते हैं, कैरी काटते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगला है उदाहरण, हेड पंप का हत्था। तो हेड पंप का जो हत्था है वो किस टाइप का है, किस श्रेणी का आता है। तो जैसा कि अपन ने शुरू में पढ़ा था कि जो है हेड पंप का जो हत्था है वो प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण होता है, ठीक है। और फिर क्या बचा, चिमटा। चिमटा क्या है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक होता है, यानी सी का हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएंगे आमने सामने, ये इससे और ये क्रॉस में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके आंसर होंगे। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की और, जो अपना आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये सवाल है ब्लॉक एंड टैकल से। ब्लॉक एंड टैकल जो अपना जो टॉपिक था उसका ये सवाल है। तो इसमें क्या है, मास दे रखा है अपने को, और F1 F2 की जो है वैल्यू पूछी है, और पुली की संख्या कितनी है अपने पास, 4 है, ठीक है। तो मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 170 किलो, ठीक है। तो अपने को क्या पता है, W बराबर क्या होता है, M इंटू जी होता है, और W को अपन क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं, ये ध्यान रखना। W को क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं, ओके। और F2 कब आएगा, F2 कहाँ है, ये रहा, ये जो वेट लगा हुआ है इसको बोलेंगे। तो अपने को M दे रखा है, ठीक है, 170, कितना दे रखा है, 170 M दे रखा है, और गुणा 9.81 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि G का मान जो है वो 9.81 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को गुणा कराने पे क्या आएगा, 1666 न्यूटन इसका जो है भार आ जाएगा, ठीक है। F2 का मान जो है 1666 न्यूटन, या W का मान जो है 1666 न्यूटन आ जाएगा। अब आपने क्या बताया, F1 किसको बोलते हैं, F1 P को बोलते हैं, प्रयास को बोलते हैं, ठीक है। और प्रयास अपने को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। F1 किसको बोलते हैं, P को, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो कभी आपको मैकेनिकल एडवांटेज पूछ ले तो ये मत सोचना भाई F1 F2 कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, सिंपली W का मान ही होता है, mg होता है F2, और F1 P होता है प्रयास। क्योंकि देखो ना, यहाँ से प्रयास लगा, यहाँ से प्रयास ही तो लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, और ये क्या बोल रहा है, इसको F1 बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे F2 लिखा हुआ है, और ये है क्या, वेट ही तो है W, ठीक है। तो मास दे रखा हो तो उसको G से, यानी ग्रेविटी का जो मान है 9.8 है, इससे गुणा करा दो तो वेट आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, F1 निकालना है, ठीक है। और F1 क्या होता है, F1, तो F1 का मान क्या होगा, यानी प्रयास का मान क्या होगा, प्रयास P का मान क्या होगा, W/N, ठीक है। W/P तो होता ही है, ठीक है। उसकी जगह क्या हो जाएगा, W/N। N क्या है, पुलियों की संख्या, और पुलियों की संख्या कितनी देर की है, 4, और W का मान कितना है, 1666। तो 4 का भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने प्रयास का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 26 हो गए, 4 छंग 24, 2 बचे, और 4 पंजो 20। तो ये 4 तो 16.5 न्यूटन क्या आ जाएगा, प्रयास, क्या आ जाएगा, ये प्रयास का मान आ जाएगा, ठीक है। P का मान आ जाएगा
ठीक है। उस फॉर्म में अगर समझे F1 F2 की जगह अपन P और W माने तो ये हो जाएगा, W का मान 1666 और P का मान जो है 416.5 न्यूटन इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो ये मैंने आपके लिए 3 सवाल दिए हैं ताकि ये इनसे क्या है कि अपन जो है ये पूरा कवर कर लेंगे, और अगली जो क्लास आएगी अपनी मंगलवार को, उस दिन जो है अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है, ये जो अपने पास पुली है कौन सी है, ये कौन सी टाइप की पुली है? डिफरेंशियल टाइप की पुली है ना। तो इसमें अपने को मास दे रखा है, ग्रेविटी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अगर ग्रेविटी का मान नहीं दे रखा हो तो कितना लेना है? 9.81, ठीक है, न्यूटन अपने को लेना है। और यहाँ पे दे रखी है 10, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ डी का मान कितना दे रखा है? जो बड़ा डी है, ये बड़ी पुली का व्यास है, ये 190 mm है, और छोटी पुली का व्यास जो है वो 180 mm है। ठीक है, ये छोटी पुली जो है इसका व्यास दे रखा है, और प्रयास जो अपने को देर जो है वो पूछा है, और मास जो ये वेट लटका हुआ इसका मान भी पूछा है। ठीक है, फिर अगला सवाल कह रहा है, दिए गए चित्र का नाम क्या है? इस ये जो पुली सेट दे रखा है इसका नाम क्या है? चलगुरी, स्थिरगुरी, गुटका और डिफरेंशियल। तीसरा सवाल कह रहा है, ये आखिरी सवाल है, उसके बाद में जो है ये जो मैं नेक्स्ट क्लास में ये सवाल तीनों हल करके भी बता दूंगा, और आप हो सके जितना प्रयास करें इनको करने की कोशिश करें ताकि आपको ये सवाल सब समझ में आए। ठीक है, और आखिरी सवाल कह रहा है, एक तल 36 से 30 डिग्री पर झुका हुआ है। कोई तल है जो 30 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, इस पर 40 किलो भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी, जबकि दक्षता 80% है। तो यहाँ पे प्रयास पूछा अपने को, 40 किलो उठाने के लिए कितना प्रयास लगेगा, और एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो आज की क्लास है वो आपको समझ में आई होगी, और आज जो जो भी सवाल अपन ने किए हैं वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आए होंगे। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ आप ये जो सवाल मैंने दिए हैं वो आप घर पे बैठ के करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं। लॉकडाउन ख़त्म होते ही जो है एग्ज़ाम ही आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा उस टाइम, तो अभी से ही प्रिपरेशन चलती रहे, ऐसा प्रयास करें। धन्यवाद।